अस्सलाम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे अपना। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लाइट जो है वो उसका क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस में। और बेसिकली जो लाइट है ये ड्राइविंग एनर्जी है, मतलब जो एनर्जी दे रही होती है। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और लाइट एनर्जी की कौन सी फॉर्म है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या रेडिएशंस कहते हैं। अब जो लाइट है वो वेव्स की तरह भी बिहेव करती है और फोटॉन्स की तरह भी बिहेव करती है। यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे लाइट का, वो हम फोटॉन्स वाला बिहेवियर पढ़ेंगे, क्योंकि फोटॉन्स जो है इनके अंदर एनर्जी होती है और लाइट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगी। अब फोटोसिंथेसिस में कौन सी जो लाइट है वो इफेक्टिव होती है, तो हम अगर देखें तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो विजिबल लाइट है जिसकी वेवलेंथ कितनी है 380 से लेकर 750 नैनोमीटर तक, ये आपका MCQ आ सकता है। आप इसको याद करना है कि विजिबल लाइट जिसकी वेवलेंथ 380 से लेकर 750 नैनोमीटर तक है, दिस वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ अफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। अब जो सोलर लाइट जो आ रही होती है, सोलर एनर्जी आ रही होती है जो हमारी अर्थ की, तो जितनी भी अर्थ के ऊपर सोलर एनर्जी सोलर लाइट आ रही होती है उसमें से 99% जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। जस्ट 1% जो है वो क्या होती है, प्लांट इसको एब्जॉर्ब करते हैं और 1% ही एब्जॉर्ब करके इसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। क्लियर हो गया। उसके बाद कुछ ग्राफ हैं जिनके अंदर हमने डिटेल स्टडी करना है कि एक जो ग्राफ होते हैं डेफिनेशन आती है आपके पेपर में, व्हाट इज़ एक्शन स्पेक्ट्रम, और दूसरा आता है व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गया। तो हम एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को, तो सबसे पहले जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जो क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल के साथ जो क्लोरोफिल के जो है वो पिगमेंट्स होते हैं, मतलब क्लोरोफिल को जो असिस्ट कर रहे होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं इस विजिबल लाइट को। और किस विजिबल लाइट में कौन सी जो है वो स्पेक्ट्रम को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, ब्लू और रेड वाले पार्ट को। क्लियर हो गया। ये आगे हम ग्राफ में देखेंगे कि ग्राफ के अंदर आप देखें कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अगर हम इसका स्टडी करें तो ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और ये है एक्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है वेव बनी हुई क्लोरोफिल ए की है, और जो रेड कलर की है वो क्लोरोफिल बी की है। तो क्लोरोफिल ए का जो ग्राफ है उसकी जो एब्जॉर्प्शन है, लाइट को एब्जॉर्ब करने का जो ग्राफ है, वो देखें तो पीक्स ये यहाँ पे अवेलेबल है और एक पीक यहाँ पे अवेलेबल है। क्लियर हो गया। अब ये पीक्स जो हैं यहाँ पे अवेलेबल क्यों हैं, और इसका मतलब है कि इस पीक के ऊपर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रही है लाइट की, और इस पीक के ऊपर भी क्लोरोफिल ए मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को। तो एक्स एक्सिस के ऊपर वेवलेंथ दी हुई है लाइट की और वाई एक्सिस के ऊपर एब्जॉर्प्शन है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो तकरीबन बनती है हमारे पास वेवलेंथ बनती है, वो कितनी बनती है, वो 360 के जो है वो राउंड अबाउट बनती है। ये वाली जो वेवलेंथ है ना, जो पहली पीक है, सॉरी 360 कह रही हूँ, 430 के राउंड अबाउट ये बनती है। और जो दूसरी पीक है क्लोरोफिल ए की, वो हमें ऑब्टेन हो रही है 7 जो है वो 700 के करीब करीब, जिसको हम कहेंगे यहाँ पर तकरीबन ये बन रहा है 670 है। मतलब क्लोरोफिल जो है ए वो एक पीक दे रहा है 430 के ऊपर, नैनोमीटर के ऊपर, और 430 जो नैनोमीटर है वो किस लाइट की वेवलेंथ है, किस कलर की है, वो है हमारे पास ब्लू। और 670 के ऊपर दूसरी पीक आ रही है, और वो कौन सा है हमारे पास कलर, वो कलर बन रहा है यहाँ पर रेड। क्लियर हो गया। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऐसा स्पेक्ट्रम जो हमें बताता है कि कैसे मुख्तलिफ पिगमेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। किस तरह क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है लाइट को, और किस तरह बाकी क्लोरोफिल बी करते हैं। हम क्लोरोफिल बी का अगर यहाँ पे ग्राफ देखें तो क्लोरोफिल बी के ग्राफ के अंदर जो पीक्स हैं एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की पीक्स वो मुख्तलिफ हैं। ये यहाँ पर मुख्तलिफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, 430 से अबव होगी जो, और दूसरी जो है वो मुख्तलिफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। मीन्स टू से क्लोरोफिल ए मुख्तलिफ विजिबल लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, और क्लोरोफिल बी जो है वो मुख्तलिफ विजिबल लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है।
क्लियर हो गई ये बात। अब उसके बाद एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। एब्जॉर्प्शन तो ये होता है कि मुख्तलिफ पिगमेंट्स जो हैं क्लोरोफिल ए बी और बाकी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स किस तरह कौन कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो ग्राफ हमें जो दिखाएगा उसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और अब एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ऐसा ग्राफ जो शो करे relative abilities of different photosynthetic pigments to absorb different wavelength of light is known as action spectrum। मतलब कि किस तरह मुख्तलिफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस में जो है वो असिस्ट करते हैं, या फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है वो किस लाइट के ज़्यादा एब्जॉर्ब होने से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्शन स्पेक्ट्रम को दोबारा हम रीड कर लेते हैं कि व्हाट इज़ एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम शोज़ द रिलेटिव अफेक्टिवनेस, किस चीज़ की, रिलेटिव अफेक्टिवनेस ऑफ जो है वो डिफरेंट पिगमेंट्स, उसको हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है हमारे पास, द ग्राफ शोइंग द रिलेटिव एबिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स टू एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ नोन एज, इसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, नॉट एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा कि द रिलेटिव effectiveness of different wavelength of light in driving the photosynthesis is known as एक्शन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है वो किसने किए थे, TW एंजलमैन था, उसने 1883 के अंदर स्पायरोगायरा जो है एक ग्रीन एल्जी है उसके ऊपर वर्क किया था। और वर्क कैसे किया था वो मैं आपको डिटेल बताती हूँ कि उसने वर्क कैसे किया। अगर आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये जो राइट साइड पे है एरोफिलिक या इनको हम एरोबिक बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, कि जो एरोबिक बैक्टीरियम होते हैं वो जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर कर रहे होते हैं, रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। अब स्पायरोगायरा जो है ये फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गा है। स्पायरोगायरा के अंदर जब फोटोसिंथेसिस हुई, अब आप ये नोट करें कि जो एरोबिक बैक्टीरियम है ये ब्लू पार्ट में ज़्यादा है और रेड पार्ट में ज़्यादा है। ब्लू लाइट का जो ब्लू पार्ट है ना उसमें ये एरोबिक बैक्टीरियम मूव कर रहे हैं और रेड पार्ट में मूव कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह ये है कि इसका मतलब है ये जो ब्लू पार्ट है लाइट का, इसमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है और दूसरी तरफ इस पार्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है। जब एंजलमैन ने वर्क किया स्पायरोगायरा पे, इसने ऑब्जर्व किया कि जो अरेबिक बैक्टीरियम थे वो स्पायरोगायरा के उसने डिफरेंट जो है वो लाइट को जो है जब स्ट्राइक करवाया स्पायरोगायरा के ऊपर, उसने देखा कि जब ब्लू लाइट को हम स्ट्राइक कराते हैं ना स्पायरोगायरा के ऊपर तो एरोबिक बैक्टीरियम उस तरफ मूव करते हैं। इसका मतलब है इस पॉइंट के ऊपर, इस साइड के ऊपर ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। एज़ वेल एज़ जो रेड लाइट है उसको स्ट्राइक करवाया स्पायरोगायरा के ऊपर, तो बैक्टीरिया जो अरेबिक बैक्टीरिया थे दे विल मूव टूवर्ड दिस पार्ट, मतलब कि क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ हो रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंजप्शन है वो मैक्सिमम हो रही थी। क्लियर हो गया। उसके बाद जो दो ग्राफ हैं हमारे पास, एक को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक को कहते हैं एक्शन। अब ये वाला ग्राफ जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है कि मतलब क्लोरोफिल एज वेल एज डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हाउ दे एब्जॉर्ब एंड विच वेवलेंथ ऑफ लाइट दे एब्जॉर्ब। तो वो जो ग्राफ हमें मिलता है उसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। फिर हम कहते हैं कि जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं या क्लोरोफिल है ये मुख्तलिफ वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके उनको जो है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर वो किस तरह इफेक्टिव होती हैं उसको हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्शन स्पेक्ट्रम है हमारे पास। एक्शन स्पेक्ट्रम हमें, अब एक्शन स्पेक्ट्रम ना हमने क्लोरोफिल ए का लेना है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसको करवाता कौन है, इनिशिएट, वो क्लोरोफिल ए ही करवाता है। बाकी जितने भी बी हो गया, सी और बाकी फोटोसिंथेटिक जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं ये अपनी एनर्जी क्लोरोफिल को दे देते हैं और क्लोरोफिल क्या करवाता है, फोटोसिंथेसिस को इनिशिएट कराता है। तो यहाँ हम देखें कि ये वाला एक पीक यहाँ पे मिल रही है, एक पीक हमें यहाँ पे मिल रही है क्लोरोफिल ए की। क्लोरोफिल ए ने जो फोटोसिंथेसिस की है ना उसकी पीक हमें 2 पीक्स अवेलेबल हो रही हैं। इसका मतलब है ये हमें पता चल गया कि जो है वो ब्लू पार्ट में 430 जो वेवलेंथ है उस पार्ट में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो दूसरी पीक
इस जो है वो रेड पे है, इसका मतलब है रेड जो वेवलेंथ है लाइट की उस पर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है और जो ब्लू पार्ट है उस पर मैक्सिमम होती है। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो पार्ट है यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ फोटोसिंथेसिस हो रही है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो तकरीबन 500 से लेकर 600 तक वेवलेंथ बनती है लाइट की, जिसमें कौन सा पार्ट आ रहा है, अगर नीचे आप देखें तो ग्रीन और येलो पार्ट आ रहा है। अब क्लोरोफिल ए ने तो एब्जॉर्ब नहीं किया ग्रीन और लाइट पार्ट विजिबल लाइट का, इसका मतलब है दिस ग्रीन एंड लाइट वेवलेंथ इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट्स ने ये लाइट एब्जॉर्ब की ग्रीन और येलो वेवलेंथ की और ट्रांसफ़र कर दिया क्लोरोफिल ए को, दैट्स वाई इस रीजन के अंदर भी क्लोरोफिल ए ने फोटोसिंथेसिस की है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो रिडक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है किस प्रोसेस के अंदर, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा कौन सा होता है, डार्क रिएक्शन। क्लियर है। रिकॉल करें कि हमने पढ़ा था कि जो लाइट रिएक्शन है उसके अंदर ATP और NADPH2 बनते हैं। अब ATP और NADPH इन दोनों को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, रिडक्शन की जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिडक्शन होती है बाय द ATP और NADPH जिस प्रोसेस की ड्यूरिंग होती है उसको हम कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्टली लाइट नहीं चाहिए होती बल्कि सिर्फ दो चीज़ें चाहिए होती हैं, ATP और NADPH। तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जिसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन, उसके ड्यूरिंग क्या होता है, शुगर बनती है, किससे बनती है, रिडक्शन जब होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। नो कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स नो फोटोसिंथेसिस, अबाउट 10% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस। अब ज़मीन के ऊपर जो रहने वाले प्लांट्स हैं वो कर रहे हैं 10% जस्ट फोटोसिंथेसिस, बाकी 90% फोटोसिंथेसिस कहाँ पर हो रही है, वो हो रही है ओशंस में, लेक्स में और पॉन्ड्स में। वो कर रहे हैं जो है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिसको आप कह लें कि साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एनर्जी कर रहे हैं। एक्वेटिक फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज़ किया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर में डिज़ोल्व होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट से ली जाती है, या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में ली जाती है, प्लांट्स से लेते हैं जो कि वाटर में होते हैं, सॉल्युबल कार्बोनेट से लेते हैं, और जो है ये सारे सोर्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर द एक्वेटिक फोटोसिंथेसिस। अब जो हमारी एयर है, आपका ये MCQs है, एयर में कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, 0.03 से 0.04% होती है। और लैंड के ऊपर जो ज़मीन के ऊपर रहने वाले जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे इस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहे हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है लीव्स के अंदर स्टोमेटा के थ्रू, वाटर में वहाँ डिज़ोल्व हो जाएगी, इसको जो है वो मीज़ोफिल की जो बाल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगी और मीज़ोफिल के सेल्स के अंदर क्या फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब लीफ की जो 1 to 2% होता है लीफ सरफेस का, वो जो है वो अलाउ करता है कि गैसेस डिफ्यूज़ हों। ठीक हो गया। 1 to 2% के अंदर जब स्टोमेटा बहुत ज़्यादा होते हैं तो 1 to 2% जो है वो लीफ सरफेस अलाउ करता है कि गैसेस डिफ्यूज़ हो जाएं और स्टोमेटा के थ्रू एंटर हो जाएं मेसोफिल सेल्स के अंदर। अब जो एंट्री होती है कार्बन डाइऑक्साइड की लीव्स के अंदर वो डिपेंड करता है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के ऊपर। स्टोमेटा जब डे टाइम में ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है स्टोमेटा के थ्रू और फोटोसिंथेसिस होती है। नाइट टाइम पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, इसलिए जो स्टोमेटा है वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, एडजस्टेबल पोर्स होते हैं बेसिकली, जो किन सेल्स के बने हुए होते हैं, गार्ड सेल्स के बने हुए होते हैं। जी कोई भी क्वेश्चन हो आपका इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं।